सो इफ़ वी टॉक अबाउट स्पायरोमेट्री, तो इसके अंदर हम 2 टाइप के डिजीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ एंड योर डिस्ट्रक्टिव डिजीज़। अगर मैं FeV1 वैल्यू की बात करूँ तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में वो 80% से भी कम हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकता है। FVC की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, और डिस्ट्रक्टिव में थोड़ा कम होता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट FeV1 रेशियो, FeV1 अपॉन FVC रेशियो, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में 0.7 से कम होएगा। क्यों? क्योंकि FeV1 की वैल्यू इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू FVC, राइट। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में 0.7 से ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू। टॉकिंग अबाउट टोटल लंग कैपेसिटी, तो क्योंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रही है, तो टोटल तो TLC भी बढ़ेगी, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ वुड बी नॉर्मल, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर TLC नॉर्मल होगी या फिर इंक्रीज होगी। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में TLC कम हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट दिस पैरामीटर। अभी इसमें पहली डिजीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ एम्फाइसीमा। सो व्हाट इज़ एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा में एसाइनस इन्वॉल्वमेंट होता है। व्हाट इज़ एसाइनस? एसाइनस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज कॉल्ड एज एसाइनस। इसमें क्या होगा? इसमें अब नॉर्मल परमानेंट डायलेशन हो जाएगा एयरवे का बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में टर्मिनल ब्रोंकियल्स हैं, उसके बियॉन्ड क्या आएंगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वेओलार डक्ट्स एंड एल्वेलाई, उनके अंदर अब नॉर्मल परमानेंट डायलेशन हो जाएगा एयरवे का, राइट। तो इससे हम लोग बोलेंगे असाइनस के बियॉन्ड भी हम असाइनस में जो है, असाइनस में इसमें साइनस इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें साइनस का क्या हो रहा है? अबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन हो रहा है। इसमें एल्वेओलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा विद मिनिमल फाइब्रोसिस। ये वर्ड आपको याद रखना है, विद मिनिमल फाइब्रोसिस। तो इसमें एल्वेओलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है विद मिनिमल फाइब्रोसिस। यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम। ओके, सो नाउ व्हाट आर द डैमेजिंग फैक्टर्स? जब बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बढ़ जाते हैं एक लेवल के बाद, इलास्टेज बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे और इलास्टिन फाइबर्स का डैमेज होएगा। जैसे जैसे न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस बढ़ेंगे अपनी बॉडी में, इलास्टिन फाइबर्स का डैमेज होता जाएगा। और स्मोकिंग क्या होती है? स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद मोर इलास्टेज, राइट। इलास्टेज क्या करता है? इलास्टेज एक्चुअली इलास्टिन फाइबर का डैमेज करता है। और इलास्टेज कैसे बढ़ता है? स्मोकिंग से बढ़ता है, एयर पोल्यूशन से बढ़ता है, न्यूमोकोनोसिस से बढ़ता है। न्यूमोकोनोसिस कोल फैक्ट्री में जैसे जो वर्कर्स हैं उनको होता है। तो ये कुछ रीजन है, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, न्यूमोकोनोसिस, इसकी वजह से इलास्टेज बढ़ेगा, इसकी वजह से इलास्टिक फाइबर्स डैमेज होंगे और उससे एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम होगी। इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स मतलब नॉर्मली अपने बॉडी में न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सब क्यों नहीं हो रहा होता है? क्योंकि अपने बॉडी में प्रोटेक्टिव फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वी कॉल देम एज एंटी इलास्टेज। उनकी एंटी इलास्टेज एक्टिविटी होती है, जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये लिवर प्रोड्यूस करता है। फिर अल्फा-1 माइक्रोग्लोबुलिन। तो जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का जीन है वो PIMM जीन पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 14 पे। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? PINZ जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का अमाउंट कम हो जाता है। दूसरा डिफेक्ट होता है PIZZ जीन का डिफेक्ट। ये इसमें जो है, क्योंकि होमोजाइगस डिफेक्ट होता है अनलाइक PIMZ जीन डिफेक्ट, तो इसमें जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से एम्फाइसीमा होता है। तो एम्फाइसीमा क्यों हो रहा है? जब जो एंटी इलास्टेज एक्टिविटी वाला फैक्टर था, दैट वाज योर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, एंड दैट विल कॉज व्हाट? एम्फाइसीमा। उसकी वजह से एम्फाइसीमा होगा। और इसके साथ साथ लिवर के अंदर भी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के प्रोटीन में मिसफोल्डिंग्स देखी जाएंगी, इसकी वजह से सिरोसिस होगा। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के अंदर हमें एम्फाइसीमा भी देखने को मिलेगा और हेपाटिक सिरोसिस भी देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है पॉइंट, राइट। अब हम अगर इसके एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। व्हाट इज़ सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा? सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा जैसे प्रॉक्सिमल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसाइनस इन्वॉल्व होता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा है एंड इट्स एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। इसमें अपर लोब्स ऑफ लंग अफेक्ट होते हैं, एंड इट इज़ इवन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा दैट इज़ सीन क्लिनिकली। सबसे अगर हम पूछें क्लिनिकली सबसे ज़्यादा एम्फाइसीमा कौन सा दिख रहा है, तो हो जाएगा सेंट्री एसाइनर एम्फाइसीमा। और अगर हम पूछें कि सबसे कॉमन एम्फाइसीमा जो कि माइक्रोस्कोपिकली दिख रहा है, वो हो जाएगा इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। तो इसमें आपको याद रखना है पॉइंट्स।
फिर सेंट्री एसाइनर एम्फाइसीमा में एल्वेलाई प्योर्ड होते हैं, मतलब डिस्टल पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होता है। टॉकिंग अबाउट पैन एसिनर एम्फाइसीमा, पैन मीन्स complete, so complete asinus is involved in the case of pan acinar emphysema. It is most commonly associated with alpha-1 antitrypsin deficiency and ये इसमें बेस ऑफ द लंग इन्वॉल्व होता है और इट को एग्जिस्ट विद सिरोसिस, मतलब जब ये वाला एम्फाइसीमा होगा तो सिरोसिस भी उसके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की अपन को डेफिशिएंसी मिली और इसमें दोनों चीज़ें हमें साथ में दिखती को एग्जिस्ट करते हुए। टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप ऑफ एम्फाइसीमा दैट इज डिस्टल एसाइनर एम्फाइसीमा। ये मोस्ट कॉमनली में स्मोकर में देखने को मिलता है। अपर लोब ऑफ लंग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डिस्टल एसाइनस में डैमेज होता है जिसकी वजह से ब्लेब या बुलेर फॉर्मेशन होता है और विस्लर प्लूरा में इसमें डैमेज हो जाता है। एसाइनस से एयर एंटर करती है प्लूरा के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ब्लैक फॉर्मेशन आपको मेनली इसमें देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट इरेगुलर एम्फाइसीमा, इसमें पैची इन्वॉल्वमेंट होता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा दैट इज सीन माइक्रोस्कोपिकली। इतने पॉइंट याद रखना है। फिर एक जीन होता है दैट इज़ योर NRF2 जीन। ये एक सेंसर की तरह वर्क करता है फॉर ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस बाय स्मोकिंग। NRF2 क्या करेगा? ये एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर NRF2 में ही प्रॉब्लम, NRF2 जीन में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो लंग्स को ज़्यादा डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि जो एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स थे वो रुक जाएंगे उसके। टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसीमा, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि एम्फाइसीमा है? पहले तो ये एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें हमें डिस्पनिया मिलेगा। व्हाट इज डिस्पनिया? इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्ट ब्रीथिंग। फिर हमें इसमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा, मीन्स इंक्रीज डायमीटर ऑफ द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसमें क्या हो रहा है? इलास्टिक फाइबर्स का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इलास्टिक रिकॉइल का लॉस होगा तो एयर ट्रैप होने लग जाएगी एंड दैट विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन एंड बैरल चेस्ट फॉर्मेशन अपीयरेंस। CXR में हमें दिखेगा फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, क्योंकि वो बैरल चेस्ट बढ़ रहा है, वो स्पेस बढ़ रही है लंग की, तो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। फिर वेट लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स का अंदर वर्क ज़्यादा होएगा एयर बाहर निकालने के लिए, इसलिए वेट लॉस दिखेगा। फिर पिंक पफर्स दिखेंगे पाउट पोस्ट टाइप के, राइट। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हमें हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, दैट इज डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होएगा, दैट विल लीड टू कॉर पर्मनाले। व्हाट इज कॉर पर्मनाले? इट इज़ राइट साइड हार्ट फेलियर ड्यू टू एनी लंग कॉज। ठीक, तो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ये नॉर्मल लंग है, एम्फाइसीमा वाला लंग है और इसमें एल्वेओलर वॉल का डिस्ट्रक्शन भी इस तरीके से होगा, आपको मिनिमल फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एम्फाइसीमा।